एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 9th का चैप्टर 4th फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म, ये उसका पार्ट 2 है। रेबिलियन इन द फॉरेस्ट। इंडिया के कई जगहों पे और उसी के साथ वर्ल्ड वर्ल्ड में भी जो फॉरेस्ट कम्युनिटी के लोग हैं, मतलब जो आदिवासी लोग हैं, उन पर जो भी लोग चेंजेस करना चाहते थे, मतलब जैसे फॉरेस्ट लॉ लिया है, कानून लिया है, जैसे इंडिया में अंग्रेज़ लोग लाए थे फॉरेस्ट लॉ। उससे जो आदिवासी का जो जीवन में जो बदलाव आए थे, उसके खिलाफ इन्होंने रेबेलियन करे थे, मतलब क्योंकि उनकी जो जिससे रोजी रोटी छिन रही थी और जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो रही थी। और ऐसे ही कुछ लीडर हैं, जैसे सिद्धू और कानू, जो कि सांथाल कम्युनिटी के, जैसे बिरसा मुंडा छोटा नागपुर में, और अल्लूरी जो कि आंध्र प्रदेश के एक आदिवासी हैं। इन्होंने, मतलब जो सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो फॉरेस्ट लॉ लाए थे, जिससे इनकी लाइफ डिस्टर्ब हुई थी, और इन्होंने रिबेलियन करा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। और और इसीलिए इन्हें आज भी अपने सॉन्ग्स में, स्टोरीज में, मतलब जो फोक सॉन्ग होते हैं आदिवासी के, जो किसी फेस्टिवल में गाए जाते हैं, स्टोरीज होती हैं, इन्हें आज भी याद किया जाता है। और अब हम देखते हैं, ऐसे ही एक रेबेलियन हुआ था 1910 में, जो बस्तर जो कि अभी छत्तीसगढ़ में है। ये मैप में बताया गया है कि ये बस्तर है, जो कि अभी बस्तर छत्तीसगढ़ में, ये ग्रीन कलर का छोटा सा बना हुआ है। द पीपल ऑफ बस्तर। देखिए, बस्तर छत्तीसगढ़ के सदर्न पार्ट में स्थित है, और ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र की बॉर्डर को टच करता है। बस्तर जो कि प्लेट्यू में बसा हुआ है, और छत्तीसगढ़ के नॉर्दर्न पार्ट में प्लेट्यू है और सदर्न पार्ट में गोदावरी प्लेन है। और बस्तर में ही वहाँ से होती हुई एक इंद्रावती नदी गुजरती है, जो कि ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। और यहीं पर बस्तर में कई सारी ट्राइब हैं, जो कि मरिया है, मुड़िया है और ध्रुवी है, और हल्बास, ये कई तरीके की ट्राइब्स हैं, जिनकी अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लोकल लैंग्वेज है, बट इनके बिलीफ्स हैं, कस्टम्स हैं, वो सेम है, मतलब इनके जो कल्चर है लगभग लगभग सेम है। और इनका ऐसा मानना है कि इन्हें जो ज़मीन मिली है, वो मतलब अर्थ ने दी, मतलब जो ज़मीन मिली है खेती करने के लिए, मतलब पृथ्वी माँ ने दी है इनको ज़मीन, और इसी की देखभाल करते हैं, उसकी, और इसकी पूजा भी करते हैं। और इन आदिवासियों का मानना है, मतलब अर्थ की तो पूजा करते हैं, साथ ही साथ में इसकी रिवर की भी रिस्पेक्ट करते हैं, जंगल की भी रिस्पेक्ट करते हैं, और माउंटेन की भी रिस्पेक्ट करते हैं। और सभी गांव वालों, मतलब हर गांव की एक अपनी सीमा होती है, जिसकी वो देखभाल भी करते हैं। लुक आफ्टर का एक फ्रेजल वर्ब है, लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी को प्रोटेक्ट करना, देखभाल करने किसी की। यदि एक गांव के यदि एक गांव से दूसरे गांव जाएंगे, अगर मतलब कोई इस गांव से इस गांव की लकड़ियाँ चाहिए रहेंगी किसी को, तो वो एक स्मॉल अमाउंट, मतलब एक स्मॉल फीस उसे पे करनी पड़ेगी, जिसे देवसरी दंड या मान भी कहते हैं, इन्हें एक्सचेंज के फॉर्म में। मतलब कोई विलेज ए से विलेज बी में जाता है, विलेज बी की लकड़ियाँ लेता है, तो उसको थोड़ा सा अमाउंट पे भी करना पड़ता है। मतलब ये उनका कल्चर है। और ऐसा भी होता है कि एक गांव वाले क्या करते हैं, एक वॉचमैन को रख लेते हैं अपने जंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए, और सब मिलके कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उसको गेहूं वगैरह भी देते हैं एज अ सैलरी के रूप में। और हर साल एक इवेंट भी होता है, जहाँ पर सरपंच, मतलब जो हेडमैन होते हैं गांव के, सरपंच टाइप के लोग होते हैं, वो डिस्कस करते हैं जंगल को रिलेटेड, अपने जंगल्स के जो भी इश्यूज रहते हैं वो डिस्कस करते हैं। द फेयर ऑफ द पीपल। 1905 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने क्या करा कि सारे जंगलों पे, सारे 2/3 जंगलों को रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में रख दिया। 2/3 का मतलब होता है 67%, लगभग लगभग। अगर 100 एकड़ के जंगल हैं, तो 67 एकड़ के जंगल रिजर्व फॉरेस्ट की
कैटेगरी में आते थे। और इस कैटेगरी मतलब इसके तहत ना आप उन जंगलों पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर सकते हैं खेती, ना हंटिंग कर सकते हैं, ना फॉरेस्ट प्रोड्यूसर कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब जो भी जंगलों से चीज़ें मिलती थी किसी प्रकार की जो जड़ी बूटी होती है, ना पत्तियाँ वगैरह होती हैं, वो कुछ भी काम नहीं कर सकते थे। इससे वहाँ के लोगों को मतलब टेंशन हुई। लेकिन कुछ गाँव थे उनको अलाउ कर दिया कि वो रिज़र्व फॉरेस्ट में रह सकते हैं। रिज़र्व फॉरेस्ट में रहने का मतलब क्या होता था कि यहाँ पे अब जंगल, यहाँ अगर कोई जंगल में गाँव आ रहा है तो उससे मतलब कुछ गाँव को अलाउ कर दिया, लेकिन एक कंडीशन पे, उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए लकड़ियाँ काटनी होती थी, और उनको ट्रांसपोर्टेशन मतलब ट्री की जो लकड़ियाँ होती हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन करना था, और उन्हें जंगल से बचाना था। ये कुछ काम दे दिए गए थे, अगर ये काम वो करते हैं तो ही वो फॉरेस्ट में जो जंगलों में जो गांव रहते हैं वो रह सकते हैं। वरना सारे गांव को मतलब जो जितने भी रिजर्व रिजर्व फॉरेस्ट के अंडर में गांव आते थे उन उन सबको निकाल दिए। और जो भी गाँव रिजर्व कैटेगरी के गाँव में आते थे, रिजर्व कैटेगरी के जंगलों में आते थे, उन्हें फॉरेस्ट विलेज कहते थे। और बाकी के जो विलेजर हैं अगर वो जंगल से कुछ लाना चाहते थे तो उनको बहुत हैवी रेंट या है बहुत ज़्यादा फीस पे करनी पड़ती थी। और इसके बाद 1899 और 1900 में और 1907 और 1908 में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा था, मतलब भुखमरी आ गई थी जो आदिवासी थे। और इसके बाद जो रिजर्वेशन था उन्होंने और इस पे जो क्या करा, स्थिति जो ख़राब थी और वर्ष हो गई, मतलब बेड से और वर्ष हो गई, बद से बदतर हो गई। अब इसके बाद जो होता है रिवॉल्यूशन रिबेलियन करते हैं यहाँ के लोग। जहाँ पर भी अब आम लोगों की गैदरिंग होती थी, मतलब कहीं पर मार्केट गए किसी काम से, या फिर मंदिर गए, या किसी काम से बाहर गए, तो वहाँ पर अब अभी बातें डिस्कस होने लगीं। और ये जो मतलब ये जो काम काम चल रहा था, मतलब रिजर्व फॉरेस्ट के खिलाफ बोलने का, ये ध्रुव के जो कंगार फॉरेस्ट के लोग हैं वो सबसे आगे आगे रहा करते थे, वो सब इस आवाज़ उठाया करते थे, क्योंकि सबसे पहले रिजर्वेशन फॉरेस्ट की शुरुआत यहीं से हुई थी। मतलब इन जो ये जो कारवां चल रहा था, मतलब इसमें कोई सिंगल लीडर नहीं था कि स्पेसिफिक कि भैया आप ही इस मूवमेंट के लीडर हो, लेकिन एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गुंडाधुर। ये मतलब इनको सबसे इम्पोर्टेंट फिगर माना जाता था इस मूवमेंट में। और ये जो है मतलब रिबेलियन अब मतलब मैसेज जो है गांव-गांव पहुंचने लगा ब्रिटिश के खिलाफ कि यार अब नहीं, अब बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब नहीं बर्दाश्त करेंगे। और हर गांव का व्यक्ति और हर गांव किसी न किसी तरीके से जो रिबेलियन में एक्सपेंस वगैरह होते हैं, जो भी खर्चे होते हैं, वो किसी न किसी प्रकार से अपनी मदद करते थे। अब क्या करा उन्होंने, बाजार को लूटा, और जो घर और ऑफिस को लूटा, स्कूल को लूटा, पुलिस स्टेशन को लूटा, और बहुत सारे इनको, और गेहूँ जो भी होते हैं गेहूँ लूट कर उन्हें आपस में डिस्ट्रीब्यूट करा। और ये जो अटैक करा था इन लोगों ने, मतलब ये जो गाँव वाले लोगों ने अटैक करा था, ये उन्हीं लोगों को करा था, या तो वो किसी न किसी प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, या फिर वो इस कानून से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। और एक मिशनरी थे विलियम वार्ड नाम के, इन्होंने इस बारे में लिखा भी कि चारों मतलब ऑल डायरेक्शन, मतलब सभी डायरेक्शन से लोग बाग आ रहे हैं, चाहे जगदलपुर से पुलिस पुलिस स्टेशन से फॉरेस्ट प्यून हो, स्कूल मास्टर हो, चाहे इमिग्रांट हो, मतलब सब लोग इन कहीं न कहीं आ रहे हैं ये डिस्कस करने के लिए, मतलब ये लोग बताने के लिए। अब जिन-जिन पर अटैक हुआ था उन्होंने आकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताया कि यार हमारे ऊपर अटैक हुआ है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी सेना भेजी इनको मारने के लिए, कहा कि देखो क्या मैटर है। जो आदिवासी लीडर हैं, मतलब जहाँ पर जो कुछ आदिवासी लीडर हैं, जो मेन हेड हैं, वहाँ वहाँ पर इन्हें पकड़ने के लिए गए। इन आदिवासी लीडर ने जब नेगोशिएट करने की कोशिश की ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो उनकी उसकी बात नहीं मानी, और बाद में इनके जो घर हैं उसको घेर लिया गया और फायरिंग स्टार्ट कर दी। और बाकी के जो भी लोग बाग हैं, जो भी इस रिबेलियन से जुड़े हैं, उनको पनिश किया गया, और
ज़्यादातर जो लोग बाग हैं वो जंगल में भाग मतलब जंगल की तरफ भाग गए थे और इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में लगभग 3 महीने का टाइम लगा था। लेकिन इसके बाद भी जो एक इम्पोर्टेंट लीडर थे जो जो गुंडाधुर, इनको कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट पकड़ नहीं पाई। और जो अन्य आदिवासियों की सबसे बड़ी विक्ट्री थी, मतलब इनकी सबसे बड़ी जीत यही थी कि जो रिज़र्वेशन है, फॉरेस्ट रिज़र्वेशन की पॉलिसी, इसको टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया गया। और इनकी जो प्लानिंग है ऑलमोस्ट 1910 तक लगभग हाफ हाफ हो गई। मतलब जो भी प्लान करना चाहते थे रिज़र्व फॉरेस्ट को लेकर, उस प्लानिंग का लगभग ये इनका आधा ही काम हो पाया, मतलब आधा काम नहीं हो पाया था। तो यही थी आदिवासियों की जीत। बस्तर की जो स्टोरी है वो अब यहीं ख़त्म नहीं होती है। और इंडिपेंडेंस के बाद भी मतलब जब भारत आज़ाद हो गया था तब भी ये फॉरेस्ट रिज़र्व की पॉलिसी चालू रही थी। और 1970 के टाइम में वर्ल्ड बैंक ने एक प्रपोज करा था कि 4,600 हेक्टर जो नेचुरल साल फॉरेस्ट की जगह हमें इन ट्रॉपिकल पेन टू प्रोवाइड पल्प, मतलब इन पेड़ों को लगाना चाहिए ताकि पेपर इंडस्ट्री में, मतलब पेपर के लिए, पेपर इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि जो पेपर होते थे वो जंगलों से ही आते थे। बट लोकल एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, उन्होंने इस प्रपोजल को रोक दिया गया। अब एशिया का अनादर पार्ट है, मतलब एशिया का एक और हिस्सा है इंडोनेशिया। वहाँ पर बताया गया है कि वहाँ पर अब कैसी परिस्थितियाँ थी। फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा। जावा एक आइलैंड है जो कि इंडोनेशिया में है, जहाँ पर चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है। बट एक टाइम ऐसा भी था जब ये पूरे तरीके से, मतलब एक पूरा जंगल ही था। जैसे हमारे यहाँ अंग्रेज़ लोग थे, वैसे ही इंडोनेशिया में डच लोगों ने अपनी अपना का डच लोगों ने वहाँ पर कब्ज़ा करके रखा रखा था। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में जब मतलब जैसे इंडिया में है फॉरेस्ट लॉ, वैसे ही डच लोगों ने भी वहाँ मतलब इंडोनेशिया के जावा में भी फॉरेस्ट मैनेजमेंट, मतलब फॉरेस्ट लॉ लाए थे। और लगभग ये बिल्कुल सेम था, मतलब जैसे इंडिया में था वैसे इंडोनेशिया में भी लगभग सेम था ये। और डच लोगों ने इसकी शुरुआत, फॉरेस्ट मैनेजमेंट की शुरुआत वहीं से की थी, जावा से ही। और इनका भी इरादा वही था जो, जैसा कि अंग्रेज़ों का था कि उन्हें रेल की पटरी के लिए और अपने शिप के लिए जहाज़ वगैरह बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत पड़ती थी, वैसे ही डच को भी अपने शिप बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत पड़ती थी। उस टाइम पर इनकी आबादी जो है वो 3.4 मिलियन थी। मतलब 3.4 मिलियन का मतलब होता है लगभग 34 लाख लोग थी। कई सारे लोग हैं जो फर्टाइल प्लेन पर खेती किया करते थे, बट इसके अलावा भी लोग थे जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे वहाँ पर। द वुड कटर ऑफ जावा। जावा के एक वुड कटर एक कम्युनिटी है कलंग नाम से, मतलब ये पूरी इनकी कास्ट है। ये बहुत ही स्किल्ड फॉरेस्ट कटर, मतलब बहुत ही कुशल फॉरेस्ट कटर होते हैं और शिफ्टिंग कल्टीवेटर होते हैं। 1755 में जब माताराम किंगडम को बराबर बांटना था, तब उस टाइम पे 6,000 कलंग फैमिली रहा करती थी, तो उनको दो इक्वल पार्ट में बांट दिया गया। ये काफ़ी एक्सपर्ट थे। इनके बिना राजा का महल बनाना, मतलब किसी भी प्रकार से राजा के महल से संबंधित कोई काम अगर होना होता था तो इनके बिना करना बहुत मुश्किल होता था। जब डच ने ये इस इंडोनेशिया पर कब्ज़ा करा था, तो ये भी चाहते थे कि जो कलंग कम्युनिटी के लकड़हारे हैं वो भी इनके लिए काम करें। लेकिन 1970 में डच डच पर अटैक कर दिए कलंग लोगों ने, मतलब इसका मतलब खिलाफ, मतलब नहीं चाहते थे कि इनके लिए काम करें। बट बाद में इस अटैक को रोक दिया गया। डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। अब 19th सेंचुरी में ज़रूरी हो गया था कि टेरिटरी को भी कंट्रोल करें। इसके लिए डचों ने क्या करा कि फॉरेस्ट लॉ लाए थे, जिससे फॉरेस्ट में एक्सेस करना थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हो गया था। अब
जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए लकड़ियाँ चाहिए रहती थी, जैसे कि घर बनाने के लिए, नाव बनाने के लिए, अब वो कुछ पर्टिकुलर परमिशन दे के रखी थी डचों ने कि यार हाँ पर्टिकुलर इसी जंगल से लकड़ियाँ ले जा सकते हो, वो भी अंडर क्लोज सुपरविज़न, वो भी मतलब कड़ी निगरानी में, बिल्कुल मतलब उन पर नज़र रखी जाती थी कि ये कितनी लकड़ियाँ ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस पेड़ से काट रहे हैं, वो भी उन पर नज़र रखी जाती थी। और इसके अलावा यदि वो अपने पशु चरा देते तो इस पर उनको पनिश किया जाता था। यदि वो ट्रांसपोर्ट करते थे, मतलब लकड़ी का ट्रांसपोर्टेशन करते थे विदाउट परमिट, मतलब उन एक विदाउट परमिशन, तो इस पर भी उन्हें पनिश किया जाता था। यदि वो जंगल से गुजर भी रहे हैं तो भी इस बात पर उन्हें पनिश किया जाता था। मतलब काफ़ी रिस्ट्रिक्शन थी। अब इंडिया की तरह ही अब इंडोनेशिया जावा में भी फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ी, और इसके तहत यहाँ पर भी इंट्रोडक्शन किया गया फॉरेस्ट सर्विसेज का। और 1882 में ही 2,80,000 स्लीपर बनाए गए सिर्फ जावा में ही। मतलब सोचो कितना ज़्यादा पेड़ काटे होंगे। और इसके लिए लेबर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती, कोई व्यक्ति लकड़ी को काटे, ट्रांसपोर्ट करे, यहाँ से वह सप्लाई करे। इसके लिए डच ने क्या करा कि जो आदिवासी थे, जो गांव के लोग थे, उनसे बोल दिया कि यार ठीक है, ये अपना आ, मतलब यहाँ से गुज़र सकते हो, थोड़ी बहुत लकड़ियाँ ले जा सकते हो, लेकिन इसके लिए, इसके बदले में तुम्हें हमारा काम फ्री में करना पड़ेगा। और इस काम को जो काम कर देते, और इस जो सिस्टम था, ये जो क्रिएट करा था डच ने जावा के लोगों पर, इसको कहते थे ब्लेंडोंगस्टन। ये थोड़ा अजीब सा नाम है। और बाद में क्या करा कि उन पर इस पर भी रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि यार नहीं, अब तुम काम भी करोगे, अब यहाँ से कुछ लेके नहीं जाओगे। हाँ, बट ये है कि उन्होंने थोड़ा पे करना स्टार्ट कर दिया था डचों ने। समीन्स चैलेंज 1890 के टाइम की बात है, जब एक व्यक्ति था सुरंतेको समीन्स, जो कि गांव में रहता था, जिसका नाम था अ, रंदू ब्लतुंग। मतलब इस गांव में रहता था जहाँ पर टीक फॉरेस्ट कई सारे ज़्यादा होते थे। और उसने ये जो चल रहा था, जो फॉरेस्ट लॉ लाए थे, कानून नियम लाए थे, इस पर उसने सवाल खड़े करे। उसने ये बोला कि ये जो हवा है, ये जो ज़मीन है, ये जो अर्थ है, पृथ्वी, ये जो लकड़ी है, ये सरकार ने नहीं बनाई, तो इस पर सरकार कैसे अधिकार कर सकती है। मतलब ये ज़मीन का, ना ज़मीन बनाई सरकार ने, ना पानी बनाया, ना हवा बनाई, तो सरकार सरकार का कैसे इस पे राइट्स हो सकता है। फिर बाद में ये एक इस मतलब इसमें एक काफ़ी ये मूवमेंट का रूप ले लिया। और बाद में इससे कई सारे लोग जुड़ते गए, यहाँ तक कि समीन का सनीन लॉ भी इससे जुड़ा है। और 1907 तक लगभग 3,000 फैमिली इनके आइडिया को फॉलो करने लगे। जब डच सर्वे करने आया इनकी ज़मीनों पर, इनकी जहाँ ये खेती बाड़ी करते थे, जंगलों पर रहते थे, तो सेमिनिस्ट, मतलब जो भी सेमिन के थॉट्स को फॉलो करते थे, तो उन्होंने क्या करा, लेट कर ज़मीन पर लेट कर इसका विरोध किया। और कुछ जो थे उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया, कि जंगलों से गुजरने गुजरने पर भी टैक्स देना पड़ता था, वहाँ की थोड़ी बहुत लकड़ियाँ काटने पर भी टैक्स देना पड़ता था। तो बाकी लोगों ने मना कर दिया टैक्स देने से। ये रहा पूरा इंडोनेशिया, और ये रहा जावा। वार एंड डिफॉरेस्टेशन। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था, तो इससे जंगलों को बहुत प्रभाव पड़ा था। कैसे पड़ा था? क्योंकि जब क्योंकि जब इंडिया का कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास था, तो क्या होता था कि वार में लकड़ी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, जैसे शिप बनाना, जो भी काम है। तो उन्होंने क्या करा, लकड़ियों को काटना बहुत स्पीड से चालू कर दिया। और वैसे ही जावा में भी था, जावा में डच का कंट्रोल था, तो उन्होंने क्या करा, डच पे, मतलब इंडोनेशिया पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जापान का कंट्रोल हो गया था। तो डच ने क्या करा कि यार, डच ने सोचा कि यार यहाँ की सारी लकड़ी जला देते हैं, नहीं तो जापानीज़ के हाथ में लग जाएंगी। और जो बची कुची लकड़ियाँ थी तो जापानी लोगों ने उन वहाँ के लोगों से, आम लोगों से फ़ोर्स करके बोला कि भैया आप हमारे लिए लकड़ी काटो। तो वहाँ के लोगों ने इस बात को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। मतलब उनको थोड़ा टाइम मिल गया कि यार चलो ठीक है, एटलीस्ट अपन लकड़ी तो काट सकते हैं, ये तो परमिशन मिल गई। लेकिन जब वार ख़त्म हो गया,
आफ्टर द वार इंडोनेशिया फॉरेस्ट सर्विसेज को अपनी ज़मीन वापस लेना थोड़ा सा मुश्किल था। और इंडिया में भी जो एग्रीकल्चर डिपार्ट जो भी आदिवासी लोग हैं जो जंगल पर डिपेंड थे या वो खेती किया करते थे, चाहे वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के थ्रू, चाहे वो जंगल के प्रोडक्ट के थ्रू, और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। न्यू डेवलपमेंट इन फॉरेस्ट। अब 1980 की बात है, जब जंगलों में जो लोग फॉरेस्ट मैनेजमेंट में काम काम किया करते थे, उन्होंने देखा कि यार हम जब भी जंगल में कुछ करना चाहते हैं तो हमारी आपस में जो लोकल आदिवासी हैं उनसे लड़ाई हो जाती है, तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए कुछ अलग रास्ता निकालना पड़ेगा। उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि कंजर्वेशन, मतलब सबसे पहले हमें जंगलों का संरक्षण करना है। अपना जो यूज़ कर रहे हैं लकड़ी का, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना जंगलों का कंजर्वेशन इम्पोर्टेंट है। और बाद में गवर्नमेंट को ये भी रियलाइज़ हुआ कि यदि हमें जंगलों को संरक्षित करना है तो इसके इसमें उनको भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, मतलब हमें उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी जो जंगलों में रहते हैं या जंगलों के आसपास रहते हैं। और अब तक इंडिया में मिज़ोरम से लेके केरल तक, मतलब ऑल ओवर इंडिया में अब तक जंगल इसीलिए सर्वाइव कर पाए क्योंकि बहुत सारे ऐसे आदिवासी जो लोग हैं वो जंगलों की पूजा किया करते थे, और मतलब पूजा करने का मतलब होता है जंगलों को अपना भगवान मानते थे, तो इसीलिए अब तक इतने सारे जंगल अब तक बच पाए। कुछ ऐसे भी गांव हैं जहाँ पर लोग बाग खुद मतलब क्योंकि जंगलों को अपना भगवान मानते थे तो उनकी पूजा करते थे, तो आम लोग जो हैं वहाँ के लोकल लोग हैं वो इसकी पेट्रोलिंग भी करते थे। पेट्रोलिंग का मतलब होता है सिक्योरिटी, रात को या दिन में पहरा देना। और हर घर के व्यक्ति का टन बाय टन मतलब अपनी वेट करते थे कि यार हमारा टन कब आएगा, फिर वो लोग प्रोटेक्ट करते थे, मतलब हर व्यक्ति के बारी बारी से टाइम आता था। और जो लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटी है ये सोचकर जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लोग हैं कि यार आपस में हमारी लड़ाई ना हो, तो उन्होंने कहा कि यार अपनी पॉलिसी में कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा, नहीं तो लड़ाई इसी तरह चलती रहेगी। डच के टाइम पे ये मतलब ये लकड़ियों का जो अपना गोडाउन है डच के टाइम का ही है। अभी चैप्टर कंप्लीट होता है।